एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की साइंस की एनसीईआरटी बुक को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 11 तक ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने उन चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा या फिर वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में से जाके उन वीडियो को देख सकते हो, चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर या फिर चैप्टर नंबर 12 रहेगा हमारा, जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर का नाम रहेगा विद्युत तथा परिपथ के बारे में। आज हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि विद्युत क्या है और परिपथ क्या है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने अथवा जमीन की सतह से जल को छत पर रखी हुई टंकी में पहुंचाने के लिए करते हैं। अन्य कौन कौन से कार्य हैं जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं? उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर अपनी नोटबुक में लिखिए। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? हाँ जी, बिल्कुल सम्मिलित है। कि अगर आपको कमरे में लाइट नहीं होगी तो आप अंधेरे में तो रह नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे? विद्युत का प्रयोग करेंगे और अपने रूम के अंदर जो प्रकाश है उसका उपयोग करेंगे। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों तथा फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है, यानी कि रोशनी पहुंचाती है या फिर उजाला पहुंचाती है। ये रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता भी करती है। विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो सकती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तब ये प्रकाश देने लगता है। टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है? तो चलिए देखते हैं कि टॉर्च को विद्युत कहाँ से मिलती है। 12.1 विद्युत सेल। टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। टॉर्च के बल्ब को विद्युत कहाँ से मिलती है? विद्युत सेल से मिलती है। विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म, घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा तथा अन्य युक्तियों में किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? आपने ये देखा होगा कि इसके एक ओर धातु की टोपी तथा दूसरी ओर धातु की डिस्क यानी कि चक्रिका होती है। ये सेल है, इसमें एक तरफ हमारे जैसे पॉजिटिव साइन रहते हैं और ये उठा हुआ जो भाग होता है इसे हम क्या कहते हैं? टोपी कहते हैं, धातु की टोपी। और दूसरी ओर ये माइनस का जो साइन होता है इसे हम क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं या फिर हम कहते हैं चक्रिका, यानी कि चक्री की आकृति की होती है। क्या आपने विद्युत सेल के ऊपर एक धन चिन्ह प्लस तथा एक ऋण चिन्ह माइनस देखा है? विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक सिरा तथा धातु की डिस्क ऋणात्मक सिरा कहलाता है। जी बिल्कुल, अभी हमने डिस्कस किया था। ये जो उठा हुआ भाग है ये टोपी वाला, इसे हम धनात्मक यानी कि पॉजिटिव कहते हैं, सेल के लिए पॉजिटिव रहता है। और ये दूसरा वाला जो होता है माइनस का, इसे ऋणात्मक सिरा कहते हैं। ये डिस्क वाला होता है यानी कि चक्री की आकृति का होता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कौन कौन सा? ये टोपी वाला सिरा होता है, दूसरा डिस्क वाला सिरा होता है, जिनमें एक धनात्मक टर्मिनल तथा दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल होता है। तो बिल्कुल होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। यानी कि जब हम विद्युत सेल में से जो रासायनिक पदार्थ होते हैं उसका हम प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद जो रासायनिक पदार्थ क्या होता है वो विद्युत सेल में से खत्म हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? दूसरे विद्युत सेलों का प्रयोग करना होता है, यानी कि एक्सचेंज करना होता है। तब उस विद्युत सेल को एक नए विद्युत सेल से बदलना पड़ता है। तो बिल्कुल एक्सचेंज करना पड़ता है जब हमारा रासायनिक पदार्थ विद्युत सेल में से खत्म हो जाता है। चलिए उससे पहले हम लोग ये चेतावनी बॉक्स वाली डिस्कस कर लेते हैं। आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों तथा
अन्य स्थानों पर इस प्रकार का चिन्ह यानी कि साइन देखा होगा। ये दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से ना किया जाए तो ये अत्यंत खतरनाक हो सकती है, यानी कि बिजली का अगर हम सही तरीके से प्रयोग नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए जानलेवा और खतरनाक भी साबित होती है। यदि विद्युत तथा विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो ये गंभीर चोट अथवा मृत्यु का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों तथा सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये भी याद रखिए कि सुबाह्य जनित्र, जिसे हम पोर्टेबल जनरेटर कहते हैं, जो आपके घरों में लगे रहते हैं, द्वारा उत्पन्न विद्युत भी इतना ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का प्रयोग करना चाहिए। टॉर्च के बल्ब में कांच का एक भारी आवरण धातु की सतह पर चिपका होता है। बल्ब के कांच के आवरण के अंदर क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये भारी आवरण होता है। दो टर्मिनल होते हैं इसके अंदर, एक ये वाला टर्मिनल होता है और दूसरा ये जो नीचे वाला टर्मिनल। दो टाइप के टर्मिनल होते हैं, ये जो लगे रहते हैं इसे क्या कहते हैं, बल्ब के अंदर, इसे हम तंतु कहते हैं। चलिए क्रियाकलाप 1 को डिस्कस करते हैं। एक टॉर्च लीजिए तथा इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं, क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं? टॉर्च के बीच में ये एक मध्य तार है। अब टॉर्च का स्विच दबाइए तथा देखिए कि बल्ब का कौन सा भाग दीप्त है, यानी कि बल्ब का कौन सा भाग जला, जिसमें से प्रकाश आया। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। क्या है ये? प्रकाश को उत्सर्जित करने वाले पतले तार को हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। ये बल्ब के अंदर होता है। ये तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। ये तंतु किनके बीच लगा रहता है? दो मोटे तारों के बीच में ये तंतु लगे रहते हैं, जिसे चित्र 12.2b में दर्शाया गया है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। ये क्या करते हैं, एक जो तार होता है वो धातु के ढांचे से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। दूसरा जो तार होता है किससे जुड़ा होता है? धातु की नोक से जुड़ा होता है। जिस तरीके से ये जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है। बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा तथा धातु की नोक बल्ब के दो टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे को ना छुएं। घरों में उपयोग होने वाले विद्युत बल्बों की भी ऐसी ही संरचना होती है। इस प्रकार विद्युत सेल तथा विद्युत बल्ब दोनों में ही दो दो टर्मिनल होते हैं। इनमें ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं इनमें से दो टर्मिनल क्यों होते हैं। बॉक्स की चेतावनी को डिस्कस कर लेते हैं। विद्युत सेल के दो टर्मिनलों से जुड़े तारों को स्विच तथा बल्ब जैसी युक्ति को बीच में जोड़े बिना आपस में कदापि ना मिलाएं। यदि आप ऐसा करेंगे तो विद्युत सेल के रासायनिक पदार्थ बड़ी तेजी से खर्च हो जाएंगे और सेल कार्य करना बंद कर देगा। चलिए 12.2 को डिस्कस करते हैं। विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। आइए विद्युत सेल का उपयोग करके एक बल्ब को दीप्तिमान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा हम किस प्रकार करते हैं? तो चलिए ऐसा हम किस प्रकार से करते हैं, क्रियाकलाप में डिस्कस करते हैं। क्रियाकलाप 2। विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े विद्युत तार के 4 टुकड़े लीजिए। प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दीजिए। यानी कि जो प्लास्टिक का आवरण होता है जिससे तार ढका होता है उसे आपको क्या करना है, हटा देना है। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावर्तित हो जाएगा। धातु का तार क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दो तारों के अनावर्तित भागों को विद्युत सेल तथा दूसरे दो को बल्ब से चित्र 12.3 तथा चित्र 12.4 में दर्शाए गए अनुसार जोड़ दीजिए। कैसे जोड़ना है आपको? इस प्रकार से दो तारों से जुड़ी विद्युत सेल, ये इस तरीके से आपको एक टोपी वाले भाग से जोड़ना है, दूसरा ये डिस्क वाले भाग से जोड़ना है तारों को। बल्ब के साथ तारों को जोड़ने के लिए आप विद्युत रोधी टेप
और सेल के लिए रबर बैंड या टेप का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग करना है आपको? टेप का प्रयोग करना है और ये बैंड का प्रयोग करना है, ताकि जो तार है वो इधर उधर ना हो, तार उसमें चिपक जाए हमारा, जिस प्रकार से ये दिखाया गया है। अब बल्ब तथा विद्युत सेल को अलग अलग 6 भिन्न ढंगों से जोड़िए, जैसा कि चित्र 12.5a से 12.5f में दर्शाया गया है। प्रत्येक व्यवस्था में देखें कि बल्ब दीप्त है या फिर नहीं है, यानी कि बल्ब जलता है या फिर नहीं जलता। प्रत्येक व्यवस्था के लिए अगर जलेगा तो हाँ लिखना है, नहीं जलेगा तो नहीं लिखना है, क्रॉस लगाना है। जैसे ये इसमें दिखाया गया है, इसमें क्या हो गया, दोनों जो तार है एक साथ जुड़े हुए हैं, तो यहाँ जो हमारा जो बल्ब है क्या हो जाएगा, जल रहा है। और दूसरे इसमें दिखाया हुआ है कि इसमें जो तार है ये पूरा, यानी कि ये ओपन सर्किट है, यानी क्लोज सर्किट नहीं है, तो यहाँ पे जो हमारा बल्ब है वो जला नहीं। और यहाँ पे भी क्या हो गया, ये तार जुड़े हुए नहीं है, ओपन सर्किट है, इसलिए हमारा जो बल्ब है वो दीप्त नहीं हुआ। और डी में दिखा हुआ है कि इसमें जो तार है एक ही जगह पे जोड़ दिया, यानी कि 2 अलग अलग टर्मिनलों से जोड़ना था, वो हमने जोड़ा नहीं, इसलिए हमारा जो बल्ब है वो दीप्त नहीं हुआ। और अगले में दिखा हुआ है कि इसमें भी हमने एक ही टर्मिनल से जोड़ दिया, टोपी वाले भाग से, दूसरे टर्मिनल से हमने जोड़ा ही नहीं, यहाँ पे भी जो हमारा बल्ब है वो भी जलेगा नहीं। और इसके अंदर हमारा बल्ब जल जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग टर्मिनलों से हमने जोड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा बल्ब है ये दीप्तिमान हो जाएगा या दीप्त हो जाएगा। तथा चित्र 12.5f की व्यवस्थाओं में विद्युत सेल के 2 टर्मिनल बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़े गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था विद्युत परिपथ का एक उदाहरण है। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप लोग, विद्युत परिपथ विद्युत सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विद्युत प्रवाह या फिर विद्युत धारा कहते हैं कि संपूर्ण पथ को दर्शाता है। बल्ब केवल तभी दीप्त होता है जब परिपथ में विद्युत धारा प्रभावित होती है। कहने का तात्पर्य कि जो बल्ब है तभी जलेगा जब विद्युत धारा दोनों टर्मिनलों में प्रभावित होगी। किसी विद्युत परिपथ में चित्र 12.6 में दर्शाए गए अनुसार विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल के प्लस यानी कि टर्मिनल से और माइनस टर्मिनल की ओर होती है। जब बल्ब के टर्मिनलों को तार के द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो बल्ब के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रभावित होती है। ये बल्ब को दीप्तिमान करती है, ये बल्ब को क्या करती है, दीप्तिमान कर देती है। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होते, जलते नहीं है। ऐसे बल्ब को हम क्या कहते हैं, फ्यूज बल्ब कहते हैं। यानी कि ऐसी स्थिति कब होती है, जब फ्यूज होने के कारण होती है। फ्यूज बल्ब को ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इसके तंतु अक्षुण्ण है? तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारी विद्युत धारा है वो प्रवाह हो रहा है, इसके कारण हमारा जो बल्ब है वो दीप्त हो गया है। विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। इनमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना, यानी कि जब बल्ब के तंतु अलग अलग भागों में बट जाते हैं या फिर जब वो टूट जाते हैं। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है, यानी कि जो विद्युत धारा का परिपथ होता है वो टूट जाता है, जिसके कारण जो हमारा बल्ब है वो जलता नहीं है। इसलिए फ्यूज बल्ब के तंतु से विद्युत धारा प्रभावित न होने के कारण ये दीप्तिमान नहीं होता। क्या अब आप ये बता सकते हैं कि चित्र 12.5 बी, सी, डी तथा ई में आपके प्रयास करने पर भी बल्ब दीप्तिमान क्यों नहीं होता? तो चलिए, अब में धारा प्रभावित नहीं हुई थी जिसके कारण हमारा बल्ब नहीं जला था, और इसमें भी धारा प्रभावित नहीं हुई थी, यानी कि ओपन सर्किट था जिसके कारण हमारा जो बल्ब था वो दीप्तिमान नहीं हुआ था। और ना ही इसमें जो विद्युत धारा थी वो सर्कुलेट हो रही है, ये भी एक ओपन सर्किट है, इसमें भी जुड़ा हुआ नहीं है, विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे भी हमारा जो बल्ब थे वो दीप्तिमान नहीं हुआ था। और यहाँ पे भी ये ओपन सर्किट है, इसमें भी जो प्रकाश का प्रभाव है वो एक दूसरे परिपथ से नहीं पहुंच पा रहा था, इसके कारण हमारा जो बल्ब है वो दीप्तिमान नहीं हुआ था। अब हमें ज्ञात है कि विद्युत सेल का उपयोग कर बल्ब को दीप्तिमान कैसे किया जाता है। क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना पसंद करेंगे? जी हाँ, पसंद करेंगे। चलिए क्रियाकलाप 3 को डिस्कस करते हैं। एक टॉर्च, बल्ब तथा तार का एक टुकड़ा लीजिए। पहले की तरह तार के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटाइए। चित्र 12.7 में दर्शाए अनुसार तार
के एक सिरे को बल्ब के धातु के ढांचे के चारों ओर लपेटिए। ये आपको इस तरीके से चारों ओर लपेटना है, जैसे इमेज में आपको दिखाया गया है। तार के दूसरे सिरे को रबड़ बैंड की सहायता से विद्युत सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जोड़िए। और तार के जो दूसरे वाला जो भाग है उसे क्या करना है, टर्मिनलों को इस प्रकार से जोड़ना है। अब बल्ब के आधार की नोक आधारित इसके टर्मिनलों को विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल पर रखिए। क्या बल्ब दीप्तिमान होता है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो बल्ब है यहाँ पे दीप्तिमान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा, इन्हें टच नहीं करा। यहाँ से जो विद्युत धारा है वो प्रभावित नहीं हो रही, जिसके कारण हमारा जो बल्ब है वो दीप्तिमान नहीं हो गया, इसलिए यहाँ पे भी टच करना जरूरी था। अब बल्ब को विद्युत सेल के टर्मिनल से हटाइए। क्या बल्ब अभी भी प्रकाशित है? क्या ये टॉर्च को ऑन व ऑफ करने के समान नहीं है? तो यहाँ पे क्या परिपथ था वो पूरा हो गया था, जिसके कारण जो हमारा बल्ब था वो दीप्त हो गया था। चलिए उससे पहले का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पहली के पास बल्ब तथा सेल जोड़ने की दूसरी व्यवस्था है, क्या इस व्यवस्था में बल्ब जलेगा? देखिए इस व्यवस्था में जो परिपथ है वो पूरा हो रहा है और जो दोनों टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल अलग अलग उससे जुड़े हुए हैं, यानी कि एक ऋणात्मक से जुड़ा हुआ है और दूसरा धनात्मक से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी जो विद्युत धारा है वो प्रभावित होगी और जिसके कारण जो बल्ब है वो जल जाएगा, यानी कि प्रकाशित होगा। चलिए 12.4 को डिस्कस करते हैं, विद्युत स्विच के बारे में। घर में तैयार की गई टॉर्च को ऑन अथवा ऑफ करने में विद्युत बल्ब को विद्युत सेल की नोक से स्पर्श कराते अथवा हटाते हैं। ये एक साधारण विद्युत स्विच था, इसे उपयोग करना सुविधाजनक नहीं है। हम अपने उपयोग के लिए दूसरा सरल एवं सुविधाजनक स्विच बना सकते हैं। चलिए क्रियाकलाप 4 को डिस्कस करते हैं। आप 2 ड्राइंग पिन, एक सुरक्षा पिन या पेपर क्लिप लेना है आपको, 2 तार तथा थर्माकोल या लकड़ी के बोर्ड से एक विद्युत स्विच तैयार कर सकते हैं। सुरक्षा पिन की रिंग में एक ड्राइंग पिन लगाकर इसे थर्माकोल शीट पर गाड़ दीजिए, जैसे आपको ये इमेज में दिखा रखा है। जैसा कि चित्र 12.8 में दिखाया गया है, ये सुनिश्चित कीजिए कि सुरक्षा पिन आसानी से घूम सके। क्या करना है, सुरक्षा पिन आसानी से मूव कर सके, आपको इस प्रकार से लगाना है। अब दूसरी ड्राइंग पिन को थर्माकोल शीट पर इस तरह लगाए कि सुरक्षा पिन का स्वतंत्र सिरा इसे स्पर्श कर सके। क्या कर सके, स्वतंत्र जो सिरा है इसका वो इसे स्पर्श कर सके, यानी कि छू सके। इस प्रकार जुड़ा हुआ सुरक्षा पिन इस क्रियाकलाप में आपका स्विच होगा। अब विद्युत सेल, बल्ब तथा स्विच को चित्र 12.9 में दर्शाए अनुसार जोड़कर परिपथ को पूरा कीजिए। सुरक्षा पिन को इस तरह घुमाएं कि उसका स्वतंत्र सिरा दूसरे ड्राइंग पिन को छुए। आप क्या देखते हैं, देखिए हम क्या देखते हैं। अब सुरक्षा पिन को ड्राइंग पिन से हटाइए। क्या बल्ब भी जलता है रहता है? देखिए इसमें क्या करा हमने, ये जो सुरक्षा पिन थी अगर हम इसे टच करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा। जब हम हटा देंगे तो जो हमारा बल्ब है वो दीप्त होना बंद हो जाएगा। जब सुरक्षा पिन दोनों ड्राइंग पिनों से स्पर्श करता है तब वे दोनों ड्राइंग पिनों के बीच एक रिक्त स्थान को भरता है, तब इस स्थिति में स्विच को ऑन कहते हैं। चित्र 12.10, चूंकि सुरक्षा पिन का पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रभावित होने देता है। जैसा इसमें क्या हो गया कि जो विद्युत धारा वो अपने में से प्रभावित होने देता है, जिसके कारण हमारा जो बल्ब है ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, यानी कि दीप्त हो जाएगा। अतः विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इस तरह बल्ब दीप्तिमान होता है। इस तरह जो हमारा बल्ब है वो क्या करने लग जाता है, प्रकाश देने लग जाता है। इसके विपरीत जब सुरक्षा पिन दूसरी ड्राइंग पिन से स्पर्श नहीं करती तो विद्युत बल्ब दीप्तिमान नहीं होता। इस तरह ड्राइंग पिनों के बीच का रिक्त स्थान बंद नहीं होता है तथा परिपथ पूरा नहीं होता। इस दशा या फिर स्थिति में स्विच ऑफ कहलाता है, जैसा कि चित्र 12.9 में दर्शाया गया है। चलिए ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्विच एक सरल युक्ति है जो परिपथ को जोड़ या फिर तोड़ सकती है। यानी कि स्विच क्या करती है, एक सरल युक्ति होती है जो परिपथ को पूरा जोड़ सकती है और उसे तोड़ भी सकती है।
घरों में स्विच का उपयोग बल्ब को दीप्तिमान करने तथा अन्य युक्तियों को चलाने के लिए करते हैं। यद्यपि घरों में उपयोग होने वाले स्विच इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पर उनके डिजाइन जटिल होते हैं। डिजाइन कैसे होते हैं? कठिन होते हैं। चलिए 12.5 को डिस्कस करते हैं। विद्युत चालक और विद्युत रोधक के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमने अपने सभी क्रियाकलापों में परिपथ को पूरा करने के लिए धातु के तार उपयोग किए थे। मान लीजिए परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर हम सूती धागे का उपयोग करते हैं। क्या आप सोचते हैं इस अवस्था में बल्ब दीप्तिमान होगा? देखिए, इस अवस्था में जो परिपथ है वो पूरा नहीं होगा और यहाँ पे जो हमारा बल्ब है वो दीप्तिमान नहीं होगा। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परिपथ में किस प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है? आइए इसका पता लगाते हैं। उससे पहले हम भुजों का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भुजों ने चित्र 12.11 के अनुसार टॉर्च के आंतरिक यानी कि अंदर आरेख को चित्रित किया है। इस प्रकार से ये चित्र बना है भुजों के द्वारा। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ पूरा होता है तथा बल्ब दीप्तिमान होता है। क्या आप चित्र में लाल रेखा खींचकर पूरे परिपथ को इंकित कर सकते हैं? देखिए, ये क्या है? स्लाइड स्विच है। इस प्रकार से ये ऑन हुई और जो नोक यहाँ तक जब प्रकाश पहुँचेगा तो ये क्या होगा? परिपथ पूरा होगा, हमारा जो बल्ब है वो दीप्त होने लग जाएगा। चलिए क्रियाकलाप 5 को डिस्कस करते हैं। क्रियाकलाप 4 के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ से स्विच को अलग कीजिए। ऐसा करने से आपको चित्र 12.12 ए के अनुसार दो स्वतंत्र तारों के सिरे मिल जाएंगे। इन तारों के दोनों सिरों को एक दूसरे के समीप लाएं, यानी कि पास पास लाना है आपको, ताकि ये एक दूसरे को स्पर्श करें, यानी कि एक दूसरे तारों को छुए। क्या बल्ब जल उठता है? अब आप इस अवस्था को पदार्थों के परीक्षण के लिए प्रयोग में ला सकते हैं कि ये विद्युत धारा प्रभावित करते हैं अथवा नहीं करते हैं। ये क्या है? चाबी की सहायता से हमारा जो ये प्रकाशित करने लग जाएगा। जांच करने के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों जैसे सिक्के, कॉर्क, रबड़, कांच, चाबियां, पिन, प्लास्टिक का स्केल, लकड़ी का गुटका, एल्यूमिनियम की पत्ती, मोमबत्ती, सिलाई मशीन की सुई, थर्माकोल, कागज तथा पेंसिल की लीड आदि एकत्रित कीजिए या फिर इकट्ठा कीजिए। चालक परिचित्र के तारों के स्वतंत्र सिरों को प्रत्येक नमूने से बारी बारी से स्पर्श करें, 12.12b की तरह। ध्यान रखिए कि दोनों तार एक दूसरे को स्पर्श ना करें। क्या हर बार बल्ब जलता है? देखिए, इसमें हम जो ये धातु से बनी हुई हमारी चाबी है, अगर हम इसे छुआएंगे तो हमारे यहाँ पे बल्ब ऑन होने लग जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। और यहाँ पे अगर हम जो धातु की जो चाबी है वो अगर नहीं होगी तो यहाँ पे जो बल्ब है वो हमारा ऑफ हो रहेगा, यानी कि ऑन नहीं रहेगा, दीप्तिमान नहीं होगा। यहाँ पे सारणी 12.1 के समान अपनी नोटबुक में एक सारणी बनाइए तथा अपने प्रेक्षणों को अंकित कीजिए। चलिए टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। पहले टेबल 12.1 विद्युत चालक एवं विद्युत रोधक क्या होते हैं। आपको ये टेबल दी हुई है। टेबल की फर्स्ट कॉलम में आपको जो दिया हुआ है स्विच के स्थान पर उपयोग की गई वस्तु दी गई है, और सेकंड कॉलम में पदार्थ जिसका ये बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है वो बताया गया है। और कॉलम नंबर 3 में आपको बताना है जो बल्ब जलता है या फिर नहीं जलता। सबसे पहले हम चाबी का प्रयोग करते हैं। चाबी किससे बनी होती है? धातु से बनी होती है। यहाँ पे जो हमारा बल्ब है क्या हो गया था? यहाँ पे जो बल्ब है वो दीप्तिमान होने लग गया था, यानी कि जलने लग गया था। सेकंड नंबर पे रबड़ या फिर इरेजर, ये किससे बनी होती है? ये रबड़ से बनी होती है। यहाँ पे जो बल्ब है वो प्रकाशित नहीं हुआ था, यानी कि दीप्तिमान नहीं हुआ था। और थर्ड की बात करें स्केल की, ये किससे बना होता है? प्लास्टिक से बना होता है। यहाँ पे भी हमारा जो बल्ब है वो दीप्तिमान नहीं होगा। अगर 4 की बात करते हैं माचिस की तिल्ली, ये लकड़ी की बनी होती है, इसलिए यहाँ पे जो परिपथ है वो पूरा नहीं होगा और यहाँ पे जो बल्ब है वो जलेगा नहीं हमारा। 5 की बात करते हैं कांच की चूड़ी। कांच भी हमारा विद्युत रोधक होता है, इसलिए जो बल्ब है हमारे यहाँ पे भी दीप्तिमान नहीं होगा।
छठा प्रयोग में बताया गया कि लोहे की कील धातु से बनी होती है, जिसके कारण हमारा जो बल्ब है वो विद्युत चालक होगा। यहाँ पे परिपथ पूरा होगा और हमारा जो बल्ब है वो दीप्तिमान होगा। आप क्या पाते हैं? परीक्षण के लिए उपयोग किए गए पदार्थों से तारों के स्वतंत्र सिरे लगाने पर बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका अर्थ यह है कि ये पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रभावित नहीं होने देते। इसके विपरीत बल्ब के जलने से ये पता चलता है कि कुछ पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे। जो पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं उसे क्या कहते हैं? हम विद्युत चालक कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पदार्थ विद्युत धारा को अपने अंदर से प्रवाह होने देते हैं उसे हम विद्युत चालक कहते हैं। और विद्युत रोधक किसे कहते हैं? अपने अंदर से जो विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते। जो पदार्थ अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते उसे हम विद्युत रोधक कहते हैं। सारणी 2.1 की सहायता से उन पदार्थों के नाम बताइए जो विद्युत चालक हैं और उन पदार्थों के जो विद्युत रोधक है। तो हमने अभी देखा कौन से विद्युत चालक है और कौन से विद्युत रोधक है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं। आपने क्या निष्कर्ष निकाला है? कौन से पदार्थ विद्युत चालक है और कौन से विद्युत रोधक? अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 के उन पदार्थों को स्मरण करें या फिर याद करें जो चमकदार होते हैं। क्या वे विद्युत चालक हैं? जी हाँ, वो विद्युत चालक होते हैं क्योंकि वो धातुओं से बने होते हैं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि तारों को बनाने के लिए तांबा, एल्यूमीनियम तथा अन्य धातुएं क्यों प्रयुक्त की जाती है। आइए क्रियाकलाप 4 को स्मरण करें जिसमें हमने स्विच के साथ एक परिपथ बनाया था। चित्र 12.9। जब स्विच खुली स्थिति में था तब क्या दो ड्राइंग पिन थर्माकोल शीट से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु आप जानते हैं कि थर्माकोल एक विद्युत रोधक है। थर्माकोल क्या है? हमारा विद्युत रोधक है, जिसके कारण हमारा जो बल्ब था वो दीप्तिमान नहीं हुआ था। रिक्त स्थान में जब वायु होती है तब क्या होता है? क्योंकि स्विच के दो ड्राइंग पिन के बीच में जब केवल वायु थी तो बल्ब दीप्तिमान नहीं होता है। इसका तात्पर्य है कि वायु भी विद्युत रोधक है। वायु क्या होती है? हवा भी हमारी विद्युत रोधक होती है। विद्युत चालक तथा विद्युत रोधक हमारे लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। स्विच, विद्युत प्लग, सॉकेट, सुचालक पदार्थों से बनाए जाते हैं। दूसरी ओर विद्युत तारों, प्लग के ऊपर के भाग, स्विच तथा विद्युत उपकरणों के अन्य भाग जिन्हें लोग स्पर्श कर सकते हैं, इनको बनाने के लिए रबर तथा प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाता है। अब इस बॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। चेतावनी, आपका शरीर विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, अतः विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। चलिए अब इस समरी को डिस्कस कर लेते हैं। समरी हमारी इंपॉर्टेंट है। विद्युत सेल विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल क्या है? विद्युत का एक स्रोत है। विद्युत सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल यानी कि धनात्मक टर्मिनल जिसे प्लस कहते हैं तथा दूसरा ऋणात्मक टर्मिनल जिसे माइनस कहते हैं। विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो इसके टर्मिनलों से जुड़ा होता है। विद्युत धारा प्रभावित होने पर विद्युत बल्ब दीप्त हो उठता है यानी कि जलने लग जाता है। बंद विद्युत परिपथ में विद्युत धारा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक प्रभावित होती है। यहाँ पे हमारा जो बल्ब है वो दीप्तिमान हो जाता है। स्विच एक सरल युक्ति है जो विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ता है अथवा पूरा करता है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है वे विद्युत चालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रोधक कहलाते हैं। अभी हमने डिस्कस ही किया था। चलिए एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने हैं। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है? बताइए। अभी हमने डिस्कस किया है पूरे चैप्टर में, उसे हम स्विच कहते हैं। एक विद्युत सेल में खालिस्तान टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? दो टाइप के टर्मिनल होते हैं, पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक। ये एक पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है।
चलिए अब मैं आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में बताना है। विद्युत धारा धातु से होकर प्रभावित हो सकता है। जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि धातुओं जो है वो विद्युत रोधक नहीं होते। और चाबी की सहायता से हमने क्या करा था, जो हमारा बल्ब तो वो दीप्तिमान हो गया था। विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। यहाँ पे प्रयुक्त नहीं की जा सकती। ये क्या है, हमारा विद्युत रोधक होगा। विद्युत धारा थर्माकोल की शीट से होकर प्रभावित हो सकती है। जी नहीं, यहाँ पे विद्युत धारा अपने में से प्रभावित नहीं हो सकती। इसे भी हम क्या कहेंगे, विद्युत रोधक कहेंगे। तो पूरा चैप्टर हम लोगों का डिस्कस हो चुका। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा चैप्टर। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।